तो पहले सुमन जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो टिप्पणियां करने वाला एक वर्ग है पुरुषों में, ये जो महिला अधिकारों पर बात नहीं करता वो वर्ग है, इस वर्ग की परवरिश में कमी है। इस वर्ग को कैसे बदला जा सकता है? आने वाली पीढ़ियों में ऐसा कोई शख्स पैदा ना हो या फिर उसके विचार ऐसा ना हो, ये जो तहजीब है वो कहाँ से आएगी और उसके लिए कहाँ काम किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरीके से समाज में जो एक गैर बराबरी स्थापित है, जो जेंडर को लेकर के जो मानसिक सटल है इस सोसाइटी का, वो कहीं न कहीं इसकी परवरिश को भी दबा देता है और वो इंसान खुद उस चीज़ से बाहर निकलता है, वो उसको निकलने भी नहीं देता है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। सोसाइटी बिल्कुल नहीं चाहती कि एक इक्वल लीडरशिप आए, एक भले ही वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रूप में चली जाए, लेकिन यहाँ पे साथी बैठे हैं जो बहुत इनके एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे भी उनको बायोलॉजिकली देख करके ये बोलते हैं कि इसमें क्या ताकत है, ये क्या करेंगी। खाने पीने में भी आप देख सवाल यही है कि ये जो भेदभाव है इसे तालीम के जरिए बदला जाए, परवरिश के जरिए बदला जाए। मुझे लगता है कि इस सोसाइटी को एक जेंडर के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए। सेकेंडली, जिस तरीके से एजुकेशन जो में बदलाव की जरूरत है, वो एजुकेशन भी हमें बदलने की जरूरत है। मुझे याद है कि जिस मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, हमारे एक पाठ होता था कि उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके शुक्राणु मिलते हैं तो किस तरीके से कौन बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है। वो भी हमें स्किप कर देते थे कि उसको खोल करके बात नहीं करते थे। तो इस तरीके से एजुकेशन में जी ने बात की कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है, इसके जरिए कहीं ना कहीं जो तालीम है तालीम बुनियाद में जरूरी है। लेकिन मैं तालीम के साथ ही बात करता हूं क्योंकि नर्सिंग का वर्ग हो या फिर कर्मचारी वर्ग हो, पढ़ा लिखा समझा जाता है हमारे समाज में, लेकिन इस तबके में भी अगर भेदभाव की भावनाएं हैं का हम देखते हैं। केरल देश में साक्षरता में सबसे ऊपर है, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराधों की बात की जाए तो केरल में सबसे ज्यादा अपराध हुए। एनसीआरबी के ये आंकड़े कहते हैं। तो ये साक्षरता के बावजूद क्यों है, इस बात को समझने की जरूरत है। विनीता जी, आपका क्या नजरिया है? जहां साक्षरता है वहां भी अपराध है जी। महिला के साथ तो कोख से शुरू होकर जहां पर उसका अस्तित्व बनना शुरू होता है वहाँ पर भी उसको मारा जाता है। फिर उसके बाद 4 साल की उम्र में भी उसके साथ रेप किया जाता है, 16 साल की उम्र में भी उसके साथ में तेजाब फेंका जाता है, और फिर उसके बाद शादी पर भी उसको ऑनर किलिंग जैसे अभी किया, और उसके बाद भी जाती है वो अपना घर छोड़कर। पुरुष तो वहीं रहता है, उसका मोरल तो वही डाउन हो गया कि वो अपना घर, अपना मम्मी पापा, जो स्वतंत्र एक उड़ती थी चिड़िया, उसको आप किसी दूसरे घर में अब जाना पड़ता है और वहाँ पर दहेज के मारे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो महिला के साथ तो हर जगह ऐसा हो रहा है। तो साक्षरता में हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर महिला का इस तरह से इसके साथ ज़्यादा घटनाएं हो सकती है, इसके साथ गलत हो रहा है, तो हमें सरकार को, आप मीडिया, सभी मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस को महिला के लिए जहाँ भी वो है और अपने वर्क स्थल पर, सरकार में, राजनीति में, उसको अलग से उसके साथ में अच्छा कानून बनाकर उसको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। यही मैं प्रोटेक्शन वाली बात कितनी कारगर है और क्या प्रोटेक्शन के जरिए महिला को मजबूत बनाया जा सकता है, ये अहम सवाल है। डॉक्टर सौम्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या किसी महिला को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या फिर ये जो सशक्तिकरण का भाव है ये शिक्षा परवरिश के जरिए बदला जा सकता है? पुरुष की मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है तो महिला की मानसिकता में कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, किस तरह से काम हो सकता है? देखिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले हमें समाज, स्वस्थ समाज चाहिए। बीमारू जो समाज है जिसमें अलग अलग बीमारियां, संकीर्णता, रूढ़िवादिता और जो पावर का जो गेम है, तो वो सब बीमारियां दूर हो जाएगी, एक स्वस्थ समाज बनेगा। और जैसे हम लड़की को घर से बाहर निकलते हुए उसको अवेयर करते, बेटा ध्यान से जाना या फिर ऐसा मतलब नहीं जाना, समय पे आना, ये सब हमें हमारे बेटों को भी सिखाना चाहिए। ये पाठ जो है पुरुषों को भी सिखाने की आवश्यकता है कि घर में आप अपने बेटे की, आप अपनी पत्नी की, अपनी माँ की जितनी फिक्र चिंता जितनी करते हैं, तो बाहर भी जो घूम रही है, जो बाहर भी अपने काम के लिए कोई बहन बेटी जो जा रही है, तो उसके लिए भी उतना ही सम्मान और रेस्पेक्ट उनकी नज़रों में होना चाहिए। और बाकी जो महिलाओं के सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, तो महिलाएं खुद सशक्त है और सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो है महिलाओं को पूरे राइट है। आप ये देखिए कि समानता का अधिकार महिला को है, महिलाओं को अब संपत्ति का अधिकार है, महिला को शिक्षा का अधिकार है, सारे राइट्स है। महिला के पास में हथियार है, ये हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, बट इसको चलाना तो महिला को खुद को पड़ेगा, महिला को जागरूक होना पड़ेगा। कुमारी जी ने एक बात का जिक्र किया कि राजनीतिक में जो रिजर्वेशन है 33%,
वो महिलाओं को नहीं मिल पाया। अगर वो मिलेगा तो कहीं ना कहीं मुखरता से जब कानून बनेंगे उनमें बात रखी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये 33% आरक्षण जो है इसको लागू किया जाना चाहिए? राजनीतिक दलों की जो इच्छा शक्ति है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चाहे राजनीतिक दल हो या अन्य क्षेत्र हो, जहाँ डिसीजन मेकिंग होता है उसमें महिला को शामिल होना जरूरी है। महिला शामिल होगी, वो अपने राइट्स, अपने अधिकार की वहाँ बात करेगी, और जब राइट और अधिकार की बात करेगी वो अपने लिए पॉलिसीज बनाएगी, ड्राफ्टिंग में उनका योगदान होगा, तो महिलाएं निस्संदेह महिलाएं आगे बढ़ेगी। जी जी नेहा जी, इसी बात को लेकर मैं आपके पास भी आता हूँ। इस बारे में आपका क्या विचार है? कानून में तब्दीलियां जल्दी होनी चाहिए, लंबित मामलों पर बात जल्दी होनी चाहिए, या फिर कोई और नज़रिया है आपका, कोई और सुझाव है जिसके जरिए महिलाओं के प्रति अपराध भी कम हो, महिलाओं के प्रति जो भावनाएं हैं उनमें भी बदलाव हो? ये मैं समाज के साथ साथ एक कॉरपोरेट उदाहरण में आपको देना चाहूँगी। एक बहुत फेमस बुक है लीन इन, जो शेरिल सैंडबर्ग ने लिखी थी। वो बहुत फेमस हुई बिकॉज इंडियन राइटर्स, विमेन राइटर्स ही अपने यहाँ बहुत कम है। तो जो माइंडसेट है लोगों का, वो माइंडसेट निकलता ही मेन डोमिनेटिंग एक एडिटोरियल या फिर प्रेस से है। तो एक विमेन माइंडसेट जब विमेन के थ्रू निकलता है तो वो, अब आप देखिए, सेल्स कोई नई चीज़ नहीं है, सेल्स की बुक्स कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो अभी रोमांसिंग टारगेट एक विमेन ने जो बुक लिखी है वो इतनी फेमस हो रही है बिकॉज वो पहली ऐसी बुक है जो महिला ने सेल्स के ऊपर लिखी है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बहुत बड़े लेवल पे ये सब चीज़ें करें, हम खुद भी आगे बढ़ेंगे तो स्कोप मिलता चला जाता है। अब शेरिल की हम बात करें तो वो एक ऑफिस में गए, अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन दिया, और वहाँ बोला कि कैन आई यूज़ अ लेडीज़ वॉशरूम, एंड दे ऑल वर सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कभी कोई महिला आई नहीं है, कभी किसी ने प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया, उन लोगों को एहसास ही नहीं था कि उनका भी सेपरेट वॉशरूम उनको बनवाना पड़ेगा, कभी कोई लेडी आएगी। तो ये इंडिया का नहीं, बाहर का एग्जाम्पल है। तो ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर है, और ये विमेन का खुद का प्रॉब्लम है कि उसको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि नो, आई हैव टू डू इट। डेफिनेटली 24 में से उससे सिर्फ 22-23 घंटे तो काम, अब हमारे पास सौम्या मैम है और हमारे पास राजकुमारी जी मैम है, तो अब हमें पता है कि हमें 22 घंटे काम करना है बिकॉज हमारी प्रायोरिटी खुद के साथ हमारे बच्चे भी हैं। तो विमेन को खुद को प्रायोरिटी देना पहले आना चाहिए, समाज से हम बाद में मांगे, बट खुद को तो पहले प्रायोरिटी दें। चलिए, मैं आखिरी दौर में आता हूँ और अब समाज के लिए जो संदेश हैं वो संदेश की मैं शुरुआत करता हूँ। सौम्या जी, क्या संदेश देना चाहेंगी इस समाज को? महिला दिवस पर आप क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के खिलाफ, महिला दिवस कोई पर्टिकुलर 8 मार्च का दिन नहीं है। मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं 365 दिन में से 364 दिन महिलाओं का नहीं है और एक दिन 8 मार्च हो गया। हमने सवाल यही किया, बुनियाद में सवाल हमने शुरू इस चर्चा को इसी से किया, आपका देरी से जुड़ना हुआ, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि सिर्फ 8 मार्च पर क्या एक दिन को तय करके महिलाओं की मजबूती पर बात की जा सकती है? जो समाज की आधी आबादी है, जो समाज का पूरा हिस्सा है, तो क्यों साल भर इस पर बात नहीं होती? साल भर कैसा काम इस पर हो रहा है? इसीलिए जानना चाहते हैं कि आपकी अपील का अगर हिस्सा हो, अगर समाज पर कहीं किसी पर प्रभाव पड़े तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो सबसे पहले तो ये कि 365 दिन महिलाओं का दिन है, महिला दिवस है। स्वतंत्रता से अपना उड़िए, अपना उड़ान, अपने मन की उड़ान आप अच्छे से भरिए। और दूसरा, सभी महिलाओं का संदेश है कि नर नहीं मैं नारी हूँ, तुम सब पर मैं भारी हूँ, जगत की अधिष्ठात्री हूँ, सर्वत्र में व्याप्त हूँ, नर नहीं मैं नारी हूँ। जी, बहुत खूब। इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं वो भाव है कि आप बराबरी का दर्जा देने की बात मत कीजिए। बराबरी मेरा हक है और मैं इसको लेकर रहूंगी और ये मेरा अधिकार बना रहेगा। नेहा जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरी तरफ से हर विमेन को यही है कि अपने माइंडसेट से बाहर निकलो, अपने खुद को इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, परिवार भी है, सब चीज़ है, लेकिन खुद की एक आइडेंटिटी के लिए जो आप तरसते हो, उसके लिए आपको खुद डिसीजन लेके आगे आना है। जब आप खुद को डिसाइड कर लोगे कि यस, आई हैव टू डू इट एंड द वर्ल्ड विल बी विद यू। जी, सुमन जी, इस सुझाव में आप क्या जोड़ना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आगे कि ये मजबूती का जो इरादा है वो अब मुकम्मल हो जाए? देखिए, मैं सभी बहनों को, महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि ये जिस तरीके से सौम्या जी ने कहा, ये 365 डे में आप अपनी आज़ादी को एंजॉय कीजिए, आप अपने अधिकारों को प्राप्त कीजिए, हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, हर जगह पे अपनी आइडेंटिटी को मजबूत कीजिए। बिल्कुल आप भी उसी तरीके से सोसाइटी के हिस्सा हैं जिस तरीके से इस समाज में पुरुष हैं। तो आप अपनी आइडेंटिटी को क्लेम कीजिए, यही हमारी सबसे बड़ी मजबूती है।